न्याय की सिद्धांत की बात कर रहा होता है तो उसका सामना नहीं कर पाता है दूसरा व्यक्ति जो झूठ के सहारे बड़ा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि 1000 तलवार और एक कलम, ये कलम बहुत ताकतवर है। और उन्होंने एक इशारा भी ऐसे देखेंगे ना, जब आप उनके स्टैचू पे एक इशारा उनका ऐसे होता है, उस इशारे को समझने की जरूरत है। उसके लिए मापदंड भी दिए उन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ। तो शिक्षित होने का मतलब मात्र स्कूली एजुकेशन लेना नहीं। जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, बहुत लंबे समय से चला रहा है इस व्यवस्था के खिलाफ, उसको समझने की जरूरत। फिर संगठित होने के लिए संगठन बनाया गया कि अगर कर्नाटक का व्यक्ति दिल्ली चला जाए, उसे वहां कोई परेशानी हो तो वहां भी संगठन है, वहां के लोग भी उसकी मदद के लिए खड़े हो सकते हैं, परिवार जैसा माहौल उसको वहां भी मिल सकता है। और ये परेशानियां हमेशा लगी रहती है। कोई यहाँ से जाए, उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए, नुकसान हो जाए, तो वहां भी अगर आपका संगठन है तो आपको वापस कर्नाटक आने की जरूरत नहीं है, वहां भी आपकी मदद हो सकती है। आपको आपके भाई वहां भी आपकी मदद के लिए खड़े मिलेंगे। दूसरी बात, इन सब के बीच अब संघर्ष इसलिए करना है क्योंकि तरह तरह के हथकंडे अपना के देश के संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख भी रहे हो, एनआरसी, सीएए, एनपीआर, अभी 7 फरवरी को रिजर्वेशन पे इतना बड़ा हमला हुआ। वो हमला रिजर्वेशन पे नहीं है, ये हमला एनपीआर, एनआरसी का मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे नहीं है। ये हमला है एकमात्र इस देश के बहुत प्यारे और मजबूत संविधान पे, क्योंकि संविधान हमें रास्ता दिखाता है और ये रास्ते को नहीं मानते। आज भी आरएसएस के लोग, मैं गया था नागपुर में परसों, उनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराता है। वो तिरंगा यात्रा जरूर निकालते हैं, लेकिन उनके पीछे का उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन उनके हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं लहराता है। दूसरा, कभी भी आरएसएस ने संविधान को नहीं माना, क्योंकि उनकी जो नीति है, उनकी जो व्यवस्था है, उसमें इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग गुलाम, और इनके ऊपर कुछ लोगों को शासन करने का अधिकार, इनको इस देश में गुलाम बने रहने का अधिकार है। हम उनके कानून को नहीं मानते क्योंकि वो बंटवारे की बात करता है, वो आदमी में आदमी के शोषण को बढ़ाता है, वो जानवरों से प्रेम करता है, इंसानों को नीच समझता है, जाति की श्रेष्ठता जाहिर करता है कि कोई पैदा होते जाति की वजह से श्रेष्ठ हो जाएगा, कोई पैदा होते जाति की वजह से नीच हो जाएगा। किसी को काटने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूं लेकिन मारूंगा नहीं, इसलिए उन्होंने 1956 में नागपुर में दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। तो हमें समझना पड़ेगा क्यों आखिर ऐसा हुआ क्या कि बाबा साहब को निर्णय लेने पड़े। बाबा साहब को निर्णय लेने पड़े क्योंकि इस व्यवस्था में बैठे हुए लोग अपनी आदत से मजबूर है। वो तरह तरह के हथकंडे पहले भी अपना रहे थे, आज भी अपना रहे, लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हमारे पर, क्या हम उसे निभा रहे हैं? बाबा साहब ने इतनी मुश्किल से हमें वोट का अधिकार दिलाया। एनपीआर, एनआरसी, सीए का आखिरी हद जानते हो क्या होगा? इस देश में जो एंटी बीजेपी लोग हैं, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, उनके वोट का अधिकार छीनना है। और जिस दिन, याद रखना मेरी बात, जिस दिन आपके पास से वोट का अधिकार चला गया ना, मैं सब लोगों को कह रहा हूं, आपको कुछ पूछने भी नहीं आएगा थे, क्योंकि वोट की वजह से सब लोग आपकी बात कर लेते हैं। कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग जरूरत में। एक बात सोचो, इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, मुसलमानों से, सिखों से, बौद्धिस्टों से वोट का अधिकार छीन लेते हैं। अब एक बार अपने आप को महसूस करो, आप लोग, आपकी इस सिस्टम में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी जगह क्या है? तो जगह वही है कि जिस दिन ये खत्म होगा, समझो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें निकाल दिया गया। तो वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इस देश में आगे बढ़ने के, सिस्टम में जाने के, नौकरी करने के, पढ़ने के, यहाँ की सरकारी सुविधाएं लेने के, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो बार बार एनपीआर, एनआरसी को मैं नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि अगर नहीं दोहराता रहूंगा तो आप लोग सीखेंगे क्या? कुछ तो आपको भी सीखना पड़ेगा ना।
अभी कुछ नौजवान आए थे मेरे पास ऑटो में वहां, मैंने उनसे पूछा पता है, तो उनका जवाब था कि नहीं। हाँ तो कर रहे थे, लेकिन जवाब था कि नहीं पता। इस नहीं पता होने से आपके प्रति जो उम्मीद बनी हुई है लोगों को खत्म हो जाएगी। जो उम्मीद भीम आर्मी पे लोग लगा के बैठे हैं कि भीम आर्मी के लोग बहुत कैडराइज जब तैयार हैं, तो वो उम्मीद उनकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और उनकी पूरी टीम से ये निवेदन करूंगा कि आप सिखाने का काम करें, और जब भी कोई ऐसा कानून बने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉ आए या सरकार कोई कानून बनाए, उसको आप स्टडी जरूर करें। और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कह रहे हैं, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट गलतियां कर रहा है, कई मामलों में कर चुका है, फैसले फैक्ट में नहीं हो रहे। और जनता मालिक है देश में, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र, ये राजतंत्र वाला देश नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ लोकतंत्र, जनता सबसे बड़ी है। अगर जनता ध्यान रखेगी तो गलती करने वाले को अगर पता लग रहा है कि लोग को देख रहे हैं, तो पहले प्रयास तो गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर करेगा तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के करेगा, जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। समझ रहे हो? हमारे बीच में अगर कोई चोर बैठा हो, तो अगर वो कुछ चुराना चाह रहा हो, तो वो चारों तरफ ये भी तो नजर निगाह रखेगा, लोग उसको देख तो नहीं रहे। और अगर उसको पता लग जाए कि लोग उसको देख रहे हैं, तो आपको लगता है चोरी कर पाएगा। इसलिए हमें सब लोगों पर ध्यान रखना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो या प्रशासन हो या शासन हो। ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये हमारे लोगों के लिए बनाया गया है। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका ये है कि सरकार किसी की बने, अंत वो सबकी सरकार होती है। और अगर वो राज्य सरकार है, तो उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, ये बड़ी गंभीरता सुनना, किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी चिकित्सा, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे ही नहीं, उसको दे। ये सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन इस देश में भूख की कमी की वजह से, कुपोषण की वजह से लाखों लोग मरते हैं, बेहतर इलाज न मिलने की वजह से लाखों लोग मर जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का इलाज आप बेहतर जानते हैं, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई आप बेहतर जानते हैं। इस सिस्टम में खामी कहाँ है? खामी यहाँ आई कि हमने सवाल करना बंद कर दिया। जिस दिन जनता सवाल करने लगेगी सरकार से, अपने नेता से, उन लोगों से जिनको उन्होंने चुन के भेजा, उस दिन देश में असली डेमोक्रेसी खड़ी होगी। तो हमने प्रयास किया, क्यों ना जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है वो है युवाओं का, उन युवाओं को तैयार किया जाए कि वो आने वाले समय में इस सिस्टम में चेंज करे। जो सिस्टम बहुत बेहतरीन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि देश में पैसे की कमी है, लेकिन चंद नेताओं ने उस पैसे को लूट लिया। चंद, ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, सारा पैसा इकट्ठा करके उनको दे रही है। किसान अगर 10,000 रुपए का लोन ले ले तो उसको जेल भेजेंगे अगर नहीं चुका पाए, वहीं 10-10 लाख करोड़ रुपए के लोन ये माफ कर देते हैं पूंजीपतियों को। हमें चाहिए कि सिस्टम पे निगाह रखें। देश में हम रोजगार की मांग कर रहे थे, सरकार फिर रही थी। हम एजुकेशन की मांग कर रहे थे, एजुकेशन का बजट कम कर रही थी सरकार, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का। हम मांग कर रहे थे कि बजट पे गौर किया जाए, एजुकेशन अच्छी की जाए। हम मांग कर रहे थे कि महंगाई कम की जाए। हम मांग कर रहे थे कि देश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, इस पर ध्यान दिया जाए। रोज रोज, जैसे आज दिल्ली में अभी मुझे मेरे साथियों द्वारा खबर मिली कि दिल्ली में माहौल बहुत अच्छा नहीं है, ये सरकार के लोग वहां दंगा करवा रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था का लचर सिस्टम बन गया। ये सरकार की दया पे हो रहा है, सरकार की निगरानी में हो रहा है, क्योंकि ये सरकार हमेशा चाहती है कि धर्म की राजनीति आगे बढ़ते रहे। इस देश में पोलराइजेशन की जो राजनीति आगे बढ़ते रहे, लोग रोजगार ना मांगे, महंगाई पे बात ना करें, एजुकेशन पे बात ना करें, मेडिकल पे बात ना करें, लोग GDP पे बात ना करें, लोग सवाल ना करें, तो कभी ना उनको किसी न किसी मुद्दों में उलझा के रखा जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन मुद्दों से हमारा देश आगे बढ़ जाएगा? क्या इन मुद्दों से हमारा ये जो समाज है, जैसा हमारे अभी साथी ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये स्थिति है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी दयनीय। क्या धर्म की राजनीति से
मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे। हमें इसका कार्ड ढूंढना पड़ेगा। इसका कार्ड यही है कि देश के कमजोर वर्ग के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और संविधान के हिसाब से चलते हैं। जैसे आज पूरे देश में NPR, NRC और CA के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, जो राइट टू प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट भी कहता, आर्टिकल 19 हमें देता भी। तो हमें जाति धर्म टुकड़ों में बटे लोगों को, जिनको धर्म के नाम पे सताएगा, जाति के नाम पे सताएगा, जिनको अधिकारों के नाम पे सताएगा, उनको एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर सत्ता में अपनी भागीदारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे दरवाजे खोल देगी। यानी कि अगर कलम की ताकत आपके हाथ में है तो कोई आपके समाज को का उत्पीड़न नहीं कर सकता है, कोई आपके अधिकार नहीं छीन सकता है, कोई आपको सता नहीं सकता है, कोई आपको इस देश में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, कोई आपके मजहब को मानने से आपको नहीं रोक सकता है। ये तभी हो सकता है जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझे और सत्ता में अपनी भागीदारी करें। जबकि लोकतंत्र में सरकार उनकी बनती है जिनके पास वोट होता है। इस देश का दलित और मुसलमान 50% लगभग बैठता है अगर गंभीरता से देखा जाए। उसके बाद जो और लोग हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक भाई, और वो मिलकर हम लोग लगभग 85-90% हो जाते हैं। तो सरकार यहाँ किसकी होनी चाहिए थी? अगर वोट वालों पे यही राज हो रहा हो तो सरकार किसकी होती है? हमारी। लेकिन हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम बुनियादी चीजों को नहीं समझ पा रहे। सरकार जिस तरह के सिस्टम में हमें खड़ा करती है, आखिरी समय में हम उसी में खड़े हो जाते हैं। आप धर्म की लड़ाई से इस देश में हमारे लोगों का विकास नहीं होगा। हमें अपने लोगों के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे उनके आगे बढ़ने के लिए। तो रास्ता यही है कि अपना दिमाग सतर्क रखे और कैडराइज रहें, चीजों को समझे। ये जो चीजें आज हो रही हैं ये इसलिए हो रही है कि हमें उलझा के रखा जाए। जबकि जैसा मैंने कई और भी बच्चों से कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आंदोलन हम नहीं जीतेंगे, आंदोलन तो हम जीतेंगे, पर थोड़ा सा समय लग सकता है, समय लग सकता है। लेकिन ये भी याद रखें कि आज इस आंदोलन में मुस्लिम भाइयों की, बहनों की, बच्चों की हिस्सेदारी ज्यादा। ये इस मुल्क में, इस देश के काम संविधान को, इस मुल्क की एकता को बचाने की, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। जबकि रहना चाहिए था ज्यादा किन लोगों को, जो पहले से समझदार, बाबा साहब ने जिनको रास्ता दिखाया कि तथागत बुद्ध के रास्ते पे चल के, गुरु नानक देव के रास्ते पे चल के हमने मानवता को जिंदा रखना चाहिए, उनको ज्यादा रहना चाहिए था। लेकिन वो ज्यादा नहीं है। अगर आज आप इकट्ठे नहीं हो तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी फिर से थोप दी जाएगी और आपके अधिकार छीन के आपको इस देश में गुलाम बना दिया जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं उनको और मजबूत करो और बड़ी संख्या में भागीदारी करो। और अगर जनता का आंदोलन बहुत मजबूत हुआ तो सरकार बहुत जल्दी घुटने टेक के वापस लेगी। आप इनकी बातों में भरोसा मत करो जो कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। एक इंच नहीं, ये 100 इंच भी पीछे हटेंगे, लेकिन कब? जब आप लोग एकजुट हो जाओ। बस आप चीजों को समझना और अपनी एकता को बना के रखना। अगर ये एकता मजबूत होगी तो बहुत लोगों को दिखते भी होंगे और तरह तरह के फंडे अपनाए जाएंगे इस एकता को तोड़ने के लिए। क्योंकि आज जब कल भारत बंद हुआ पूरे देश में, तो आरक्षण की लड़ाई में मुस्लिम भाई आगे खड़े हुए थे और NPR, NRC और CA की लड़ाई में दलित भाई आगे खड़े हुए थे और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए बेसिक बैकवर्ड के भाई पीछे खड़े हुए थे। तो जब ये एकता बनती दिखाई दी कि एक दूसरे के हक की बात दूसरा कर रहा है तो लोगों को तकलीफ भी हुई है। इस एकता से कल से डर के बीजेपी आरएसएस के लोग हिंसा करवा रहे हैं। हमें सतर्क रहना और अपने लोगों की सुरक्षा करनी। लेकिन याद रहे, ये आखिरी लग रहा है मुझे, ये जो आंदोलन है, अगर इस देश में ये आंदोलन मजबूती से नहीं लड़ा गया तो समझिए ये देश में गुलामी थोपने का आखिरी समय है। क्योंकि वो कहते हैं ना 1925 से पहले हमें अपना एजेंडा लागू करना है, तो 1925 से पहले मुझे लग रहा है ये आखिरी चैलेंज है हमारे पास। इस आखिरी चैलेंज को हमें संवैधानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा, अपने आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी एकता को मजबूत करना पड़ेगा और समय समय में जब इस तरह के माहौल बनेंगे तो अपने लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तब जाके हम इस आंदोलन को भी जीतेंगे और हमारी एकता मजबूत रहेगी। तो क्योंकि समय की पाबंदियां भी है और मुझे थोड़ा सा काम भी है,
मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां इस तरह की चीजें चल रही है, उन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं सब लोगों का ध्यान रखूं, सब जहां जहां दिक्कत है वहां टीम भेज के उनको भी सुरक्षित कराऊं। कहीं जैसे कल बंद में हमारे बिहार में एक साथी को चोट लगी है, हॉस्पिटलाइज है। 250 से ज्यादा जौनपुर में, हमारे अलीगढ़ में और जौनपुर में हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था, उनको भी छुड़ाना है। बहुत सारी जगह पे पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया हुआ, उनके मामले में भी एडवोकेट खड़े कर रहे हैं। तो मेरी ये दिल्ली में भी हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पे आरएसएस के गुंडों ने हमला किया, अपनी दोनों गाड़ियां तोड़ दी। तो बहुत सारी दिक्कतें, उन पर भी काम करना है। तो मेरी राय है, सतर्क रहिए, अपने आंदोलन को मजबूती चलाइए। और अगर अब हमने आंदोलन मजबूती नहीं चलाया तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने मुल्क में गुलाम हो जाएंगे। जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा, वैसे ही आप फिर काले अंग्रेज हमें गुलाम बना लेंगे। अगर गुलामी से जीने का मन है तो आप आंदोलन से दूरी बना के रखें। अगर गुलामी से आजादी चाहिए तो आजादी कुर्बानी मांगती है, फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आज की कुर्बानी वो बजा ली, आप खाली अकेली ताली से काम नहीं चलेगा। अब हमें मिलकर इस आंदोलन को और मजबूत करना है कि अपने महापुरुषों के आंदोलन को, उनके बलिदान को ना भूलें, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। परंतु उनके बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाएं, टीपू सुल्तान जी के सपने को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय समय पर हमारे महापुरुषों ने अनेक तरह की जो कुरीतियां थी उनको काटने का काम किया। तो मैं आज यहाँ बीजापुर की धरती से हृदय सम्राट टीपू सुल्तान जी को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी कुरीति को इस देश में काटने का काम किया। और मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी सरकार से कह रहा हूँ कि अंग्रेजों ने ये बात कही थी जिस दिन टीपू सुल्तान जी नहीं रहे, कि आज इस देश का जो सबसे ताकतवर योद्धा था वो नहीं रहा, अब हम इस देश को गुलाम बना सकते हैं। आज टीपू सुल्तान नहीं रहा है, अब ये देश गुलाम हो जाएगा। तो जब तक हमारे बीच टीपू सुल्तान रहेंगे तो ये बोल हमारे लोग गुलाम नहीं होंगे। आज जरूरत है आप सब लोगों को टीपू सुल्तान की तरह बनकर अपने मुल्क को सुरक्षित करने की, इसकी एकता को, भारतीय संविधान को सुरक्षित करने की। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप विजयी हो, मगर विजयी तब होंगे जब आप अपने आंदोलन में धार देंगे। ये बात मैसेज आपके घरों तक जाए और सब लोग निकल कर आए, अपने आंदोलन को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।